Had to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yeah. Tell me you're my bro, but I don't even see ya. पहले फटाफट से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता था। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 9 आपका चार्जिंग सेक्शन था और उसके अंदर अगर आपको याद हो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को लेकर एक सब सेक्शन हुआ करता था, सब सेक्शन 5। तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 क्या बोलता था? सर बोलता था कि स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्या बोलता था कि स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में अगर उन गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया जा रहा है किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। वापस रिपीट करूं? हाँ सर, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है तो उन गुड्स और सर्विसेज के रेस्पेक्ट में, उस सप्लाई के रेस्पेक्ट में जो टैक्स का पेमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर करके चलेगा। ये बात सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 बोला करता था। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ा मजा आ रहा है सर, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। तो सर क्या वो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई किया गया? हाँ जी सर, नोटिफाई किया गया और नोटिफिकेशन नंबर आप सभी के सामने है 17/2017 सेंट्रल टैक्स रेट और 14/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, 14/2017, 17/2017 सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट के अंदर नोटिफिकेशन लाए गए। देखो डायग्राम बनाकर भी मैंने आपको समझा रखा है कि जो भी सप्लायर है, ये सप्लायर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कस्टमर्स को पैसा देते हैं तो ध्यान रखना उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। और जनरली क्या होता है? जनरली जो सप्लायर होता है वो टैक्स पे करके चलता है, लेकिन नहीं, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ने बोला कि भैया हमने जो सर्विसेज बता दी उन सर्विसेज के रेस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करके चलेगा। हमने कहा जी साहब ठीक है। ऐसा ही कुछ आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर भी लिखा हुआ मिलता है। सर क्या कोई सर्विसेज यहां पर नोटिफाई की गई? देखो ये रहा, क्या कोई सर्विसेज यहां पर नोटिफाई की गई? हाँ नोटिफाई की गई। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हमारी रेगुलर क्लासेस के अंदर, फास्ट ट्रैक क्लासेस के अंदर, रिवीजन क्लासेस के अंदर कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का मामला था वो ऑलरेडी कवर था। यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं किसका? सर यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं उबर का और ओला का। बिल्कुल सही है। फिर सर अकोमोडेशन इन होटल से रिलेटेड भी कुछ तो था। यहां पर हम एग्जांपल लेते थे ओयो रूम्स। किसका एग्जांपल लेते हैं? ओयो रूम्स ले सकते हो, मेक माई ट्रिप ले सकते हो, जो भी होटल से कनेक्टेड एप्लीकेशंस है उनका एग्जांपल हम यहां पर लिया करते थे। और उसके बाद हम जो है हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग यानी मिक्स्ड सर्विसेज, यहां पर हम यूसी क्लैब, यहां पर हम यूसी क्लैब का हम जो है वो एग्जांपल लिया करते थे। ऐसा कुछ यूसी करके होता था, एप्लीकेशन है, उसका हम यहां पर एग्जांपल लिया करते थे। अब हुआ ऐसा साहब किसके अंदर एक नई एंट्री और इंसर्ट करा दी गई। ओ माय गॉड, जी हां दोस्तों, यहां पर एक नया अमेंडमेंट लाकर एक नई एंट्री इंसर्ट करा दी गई, एक नई सर्विस नोटिफाई कर दी गई। गवर्नमेंट का पेट नहीं भरा साहब और गवर्नमेंट ने इस बार लात मार दी किसके ऊपर? जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा, जी हां, इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनके पेट पे लात मार दी, उनका कंप्लायंस बढ़ा दिया और कह दिया साहब कि रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर आपके थ्रू दी जा रही हैं, कौन सी सर्विसेज? रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर आपके थ्रू दी जा रही हैं तो उस पे जीएसटी आप पे करके चलेंगे। और ये ऑलवेज वाली कंडीशन है माय डियर, ऑलवेज वाली कंडीशन। याद करो इससे पहले कुछ ऐसी कंडीशंस भी हुआ करती थी जहां पर अगर सप्लायर रजिस्टर्ड था तो सप्लायर देगा, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देगा। याद करो जब हमने ओयो की बात करी थी तो हमने कहा था कि अगर होटल खुद रजिस्टर्ड है, अगर होटल खुद रजिस्टर्ड है तो होटल खुद ही टैक्स पे कर देगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को पे करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही कुछ लिखा हुआ होता था, नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आप। और वही मैंने यहाँ पर टेबल में आपको समराइज करके दिया है। इफ सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड, भैया देखो ऊपर क्या लिखा है? पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कब पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा जब सप्लायर रजिस्टर्ड ना हो, जब सप्लायर रजिस्टर्ड ना हो। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, पेड बाय सप्लायर, अगर वो खुद रजिस्टर्ड है, इफ रजिस्टर्ड। लेकिन ये सी कंडीशन नहीं हुआ करती थी जब हम बात करते थे किसकी? ओला उबर की। क्यों? क्योंकि वहां पर लॉजिक भी था कि सर बेचारा ड्राइवर छोटा आदमी, ड्राइवर को अगर कल तो रजिस्ट्रेशन कराना भी पड़ गया तो क्या आप ड्राइवर से जीएसटी पे करवाओगे? द आंसर इज नो। तो वहां पर ऑलवेज वाली कंडीशन थी। बिल्कुल उसी तरह से ऑलवेज वाली कंडीशन यहां पर भी लेकर आ गए साहब रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में, और बोल दिया कि रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में भी जो रेस्टोरेंट है वो जीएसटी पे करके नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही ऑलवेज जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके ह्यूज इंप्लीकेशन है, समझने की कोशिश करके। अगर कोई रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड है तो क्या उसके द्वारा की जाने वाली सप्लाई पर भी जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस। यानी कि अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट, भैया 20 लाख से नीचे हूं मैं, 20 लाख से नीचे हूं, उस रेस्टोरेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। एग्जाम्पल दूंगा अभी, डोंट वरी, केवल समझ लो एक बार के लिए। उसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है क्या? मुझे बस इतना सा बता दो। एक अनरजिस्टर्ड जो कि रेस्टोरेंट है, एक अनरजिस्टर्ड जो कि रेस्टोरेंट है, भैया उस रेस्टोरेंट ने अगर कोई भी
सर्विस दी है रेस्टोरेंट सर्विस, क्या जीएसटी लगना चाहिए? द आंसर इज नो। जनरल आंसर क्या है? जनरल आंसर यह है कि जब रेसिपिएंट और सप्लायर के अंदर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, जब रेसिपिएंट और सप्लायर के अंदर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो क्या वो सप्लायर रेसिपिएंट से जीएसटी चार्ज कर सकता है? द आंसर इज नो, एंड वी नो इट वेरी क्लियरली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। भैया ये तो पहले से ही पता है ना कि अनरजिस्टर्ड इंसान जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। अनरजिस्टर्ड क्यों है? कि भैया मैं तो 20 लाख से नीचे हूं, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 क्लॉज 6 के हिसाब से अभी तक एक्सीड नहीं करता है 20 लाख को, तो क्या मेरा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी? द आंसर इज नो। लेकिन आपको पता है यही रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर ने अगर अपना पिज्जा, अपना बर्गर, अपना पनीर टिक्का, अपना हंगामा पनीर, शाही पनीर अगर जोमेटो के थ्रू या स्विगी के थ्रू बेच दिया तो जीएसटी लग जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, समझने की कोशिश करना, वापस समझाता हूं आपको। मैंने कहा कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड है, कोई भी रेस्टोरेंट अगर क्या है? अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, जिसे आप प्यार से यूआरपी बोलते हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, क्या ये अगर कोई डायरेक्ट सेल करता है, यानी कि कोई इंसान रेस्टोरेंट अपनी गाड़ी से खुद चलकर गया है और जाकर वहां पर हंगामा पनीर ऑर्डर करता है, तो होटल या जो रेस्टोरेंट है वो जो बिल बना के देगा, वो जो इनवॉइस बना के देगा, क्या उस पर जीएसटी होगा? द आंसर इज नो। लेकिन यही रेस्टोरेंट, यही अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर सेल कर देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो आप सभी को बताना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इस पे जीएसटी चार्ज कर लेगा। और यही मैंडेटरीनेस, यही मैंडेटरीपन, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, 95 के द्वारा लाया गया। यही मैंडेटरी कंडीशन 95 के द्वारा लाई गई और बोल दिया गया साहब कि हर एक ट्रांजैक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है रेस्टोरेंट सर्विस का, उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद जीएसटी पे करके चलेगा, ऐसे यहां पर बोल दिया गया। और ये कंडीशन यहां पर आ जाती है माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से पहले ओला उबर कवर हो रखे थे, ओयो रूम्स कवर हो रखा था, यूसी क्लैब कवर हो रखा था, बिल्कुल उसी तरह से अब यहां पर आपके पास जोमेटो और स्विगी और फूड पांडा जैसे एप्लीकेशंस भी कवर हो जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर, बात समझ में आ जाती है। अब देखो साहब, यही नहीं, इसी के साथ एक यहां पर कंडीशन भी है कि जो रेस्टोरेंट यहां पर बताए गए हैं वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाले होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाले होने चाहिए। ये देखो यहां पर कुछ तो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की कंडीशन है और वो मैंने यहां पर आपके साथ हाईलाइट भी कर दिया। उसका सिंपल सा मतलब ये है कि स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मींस प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विस हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ अ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन अबव 7500 पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट। क्या बोला? सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन द सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जोन लोकेटेड इन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। भैया जो बड़ा होटल है ना, बड़ा होटल, अगर वहां पर कोई रेस्टोरेंट, होटल के साथ में अगर कोई रेस्टोरेंट है, होटल प्लस रेस्टोरेंट का कॉम्बिनेशन है, और ऐसा होटल जहां पर एक दिन का किराया, एक दिन का भाड़ा, एक कमरे का एक दिन का भाड़ा 7,500 से ज्यादा है, इक्वल टू नहीं है, अबव है, अबव, एक्सीड। अगर फिक्स 7,500 है, 7,500 अगर फिक्स है या फिर उससे कम है, तो वो यहां पर कवर हो जाएगा। देखो एक बात को समझो, हम यहां पर दो, आप चाहे तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उससे कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा। देखो इधर होटल प्लस रेस्टोरेंट, ऐसे बोल लो, ओनली रेस्टोरेंट बोल लो। क्या बोला मैंने? होटल प्लस रेस्टोरेंट, चाहे ओनली रेस्टोरेंट। अगर ओनली रेस्टोरेंट है तो ऑलवेज ई कॉमर्स ऑपरेटर आप पे टैक्स पे करके चलेगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करा है तो ओनली रेस्टोरेंट के केस में 95 आएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करा है, डायरेक्ट सेल कर रहे हो, देन फिर वो आपको देखना पड़ेगा कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो। अगर आपकी डायरेक्ट सेल हो रही है, कस्टमर आपके यहां पर आकर डायरेक्ट खरीद रहा है, होटल प्लस रेस्टोरेंट वाला कॉन्सेप्ट है, तो देखना पड़ेगा कि ये जो रेस्टोरेंट है, ये जो रेस्टोरेंट यहां पर बताया गया है, ये जो रेस्टोरेंट यहां पर बताया गया है, ये जिस होटल के साथ में है, क्या उस होटल का पर डे पर यूनिट, क्या कहूंगा मैं, पर यूनिट पर डे का जो रेंट है, क्या वो ₹7,500 से ज्यादा है? अगर हां ज्यादा है तो ऐसा रेस्टोरेंट जो भी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू देगा, उस पर रेस्टोरेंट खुद जीएसटी पे करके चलेगा। अगर ज्यादा है तो 7,500 से ज्यादा है तो, लेकिन अगर 7,500 है या 7,500 से कम है
तो उस सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद टैक्स पे करके चलेगा। आई होप अब आपको ये सिचुएशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर ये नोट्स हमें कहां मिलेंगे जो आप हाथ से लिख रहे हो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी समझने पे ध्यान दो कि मैं बोल क्या रहा हूं। मैं बोल ये रहा हूं कि अगर होटल प्लस रेस्टोरेंट वाला कॉन्सेप्ट है तो सिचुएशन में चेक करो कि होटल स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में आता है कि नहीं आता है। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब वो प्रीमाइसेस जहां पर डे पर यूनिट का जो रेंट है वो एक्सीड करता है 7,500 को। अगर ऐसा होटल है जहां पर एक दिन का एक कमरे का किराया 7,500 से ज्यादा है, तो ऐसे होटल के साथ जो भी रेस्टोरेंट है, ऐसे होटल के साथ जो भी रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट खुद जीएसटी पे करेगा, भले ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? ऐसे होटल के साथ जो रेस्टोरेंट है वो रेस्टोरेंट भले ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा हो, इस रेस्टोरेंट को ही जीएसटी पे करके चलना है। भले वो डायरेक्ट सेल करे चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करे, जीएसटी पे होगा। हाँ होगा। कौन करेगा? रेस्टोरेंट खुद करेगा। सर अगर रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड ना हो तो? नहीं है तो नहीं करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। लेकिन कंडीशन है कि होटल के साथ में होना चाहिए और होटल स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस यानी वहां का एक दिन का एक कमरे का किराया 7,500 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसी के अगेंस्ट मैंने बोला अगर ओनली रेस्टोरेंट का केस है तो वहां पर तो ऑलवेज वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के अदर देन ही होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो मैंने उल्टा बोला, अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के अलग वाला ही होगा, और अलग वाला होगा तो वो यहां पर हमेशा ऑलवेज कवर हो जाएगा। और कवर होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही जीएसटी पे करके चलना पड़ेगा इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। लिखा है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, यानी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाली कंडीशन 9(5) से बाहर हो जाती है। कहने का मतलब समझ रहे हो? स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाली कंडीशन 9(5) से बाहर, यानी जो भी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस पे रेस्टोरेंट है वो रेस्टोरेंट 9(5) में कवर नहीं, और जो 9(5) में कवर नहीं उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं। आई होप ये मामला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल ले लो, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। ये सर्कुलर अगर आप पढ़ोगे ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये सर्कुलर थोड़ा सा पुराना है, इस सर्कुलर के बाद एक और मेजर चेंज होना अभी है, यानी ऐसा अमेंडमेंट आने वाला है। और ये सर्कुलर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस अमेंडमेंट जो आने वाला है उसकी बात कर रहा हूं, और ऐसी क्या कमी यहां पर हमें नजर आ रही है जिसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं। देखते हैं क्या बोलता है। एक एक क्वेश्चन को आराम से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने आ रहा है, वुड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैव टू स्टिल कलेक्ट टीसीएस इन कंप्लायंस विद सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017? हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां पर टीसीएस कलेक्ट होता है वो केस 9(5) में कवर नहीं होता। तो अगर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद जीएसटी पे कर रहा है तो वो वाला केस आपके पास टीसीएस वाले केस यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स वाले केस में नहीं आएगा। तो क्योंकि अब रेस्टोरेंट सर्विस को कहां इंक्लूड कर दिया गया? 9(5) में इंक्लूड कर दिया गया। तो क्या 9(5) वाला केस अब आपके पास टीसीएस में आएगा? द आंसर इज नो। तो यहां पर ये लिखा गया है कि एज रेस्टोरेंट सर्विसेज हैज बीन नोटिफाइड अंडर 9(5) the electronic commerce operator shall be liable to pay GST on the restaurant services with effect from 1st of January 2022. Accordingly, the electronic commerce operator will no longer liable to be required to collect TCS, no longer liable to be collect TCS and file GSTR 8 in respect of restaurant services on which it pays टैक्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। क्योंकि अब 9(5) में रेस्टोरेंट सर्विसेज को नोटिफाई कर दिया गया है, तो इसलिए जो भी रेस्टोरेंट सर्विसेज वो 9(5) में इंक्लूड करते हुए टैक्स पे करेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, वो 9(5) के तहत जितनी भी रेस्टोरेंट सर्विसेज पे टैक्स पे करेंगे उनके ऊपर उन्हें क्या नहीं करना? टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, और उस टीसीएस के रेस्पेक्ट में जीएसटीआर 8 भी फाइल नहीं करना। लेकिन हाँ, जितनी भी अदर गुड्स और सर्विसेज हैं जो 9(5) में कवर नहीं है और उनके थ्रू सप्लाई की जा रही है, यानी रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा अगर कोई ऐसी सर्विसेज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जा रही है, क्या उनके रेस्पेक्ट में टीसीएस आपको कलेक्ट करना है? द आंसर इज यस, विल कंटिन्यू टू पे टीसीएस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 52। बोलो हाँ के ना? हाँ जी सर, बात समझ में आ जाती है। अगला सवाल, वुड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैव टू मैंडेटरली टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट सर्विस? क्या रेस्टोरेंट सर्विस के रेस्पेक्ट में कोई अलग से रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी के अंदर? भैया द आंसर इज नो। आप जैसे ऑलरेडी नॉर्मली रजिस्टर्ड है, आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के तहत ही जीएसटी पे करके चलना है। एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रूल 8 REG 01
आपको RE06 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया था, बिल्कुल उसी रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कोई आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं लेना है। तीसरा सवाल आप सभी के सामने आता है, वुड द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बी लायबल टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड बाय अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज? द आंसर इज यस। यही तो वो लफड़ा है, यही तो वो बड़ी बात है जो मैं आप सभी को बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि भैया अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी के द्वारा दी जाने वाली रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर भी यस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। तो सोचो, जहां डायरेक्टली टैक्स पे नहीं होता, अगर डायरेक्टली मैं इस अनरजिस्टर्ड इंसान के पास जाकर कुछ खरीदता, कोई रेस्टोरेंट सर्विस लेता, तो क्या ये जीएसटी चार्ज करता? द आंसर इज नो। लेकिन अब वही सर्विस अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रिसीव कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के उसके ऊपर जीएसटी पे करके चलना पड़ेगा। दिस इज द ट्रुथ, this is the truth, and yes, this is the truth of the R. Question number 4, what would be the aggregate turnover of the person supplying restaurant services through electronic commerce operator? भैया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको है ना कुछ और भी समझाना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके जाना चाहता हूं, और क्योंकि मैं इसे डिटेल में लेके जाना चाहता हूं तो हम थोड़ा सा यहां पर इसको केस वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, हो कुछ ऐसा रहा है कि एक रेस्टोरेंट है और वो रेस्टोरेंट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बोलो हाँ के ना? हाँ। और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है? वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। एक रेस्टोरेंट है और ये रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है, क्या इस पे टैक्स इनवॉइस रेस्टोरेंट इशू करेगा या इस पे टैक्स इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इशू करेगा? मेरा आप सभी से सवाल है, इस पे टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? भैया जी, टैक्स इनवॉइस तो वही इशू कर सकता है जो टैक्स कलेक्ट करेगा और टैक्स का पेमेंट करेगा। तो क्योंकि यहां पर जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर डाल दी, अभी अभी हम देख कर आए सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर, इसलिए अब टैक्स इनवॉइस इशू करने की जिम्मेदारी किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की अगर जिम्मेदारी है टैक्स कलेक्ट करने की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपने जीएसटी नंबर से ही टैक्स कलेक्ट करके चलेगा, अपने जीएसटी से ही टैक्स कलेक्ट करके चलेगा। टैक्स इनवॉइस उसे इशू करना पड़ेगा। सर इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर टैक्स इनवॉइस वो इशू कर रहा है तो एग्रीगेट टर्नओवर भी उसी का है। 9(5) के हिसाब से तो ये जितना भी माल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचा जाएगा, इस पे जीएसटी कलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कर रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की सप्लाई मान ली जाएगी। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का हो जाएगा। द आंसर इज नो। इस सर्कुलर के तहत ऐसा बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भले ही टैक्स कलेक्ट कर रहा हो, भले ही टैक्स का पेमेंट कर रहा हो, येट जो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दे रखी है कहां पर? सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, उसके मुताबिक एग्रीगेट टर्नओवर ये रेस्टोरेंट का ही काउंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का काउंट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इसे अपनी आउटवर्ड सप्लाईज में दिखाएगा जरूर। अब दिक्कत क्या होगी? देखो, यही तो मैं समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं। यहीं से अभी देखना आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। रिटर्न भरेंगे भैया, देखो मेरी बात सुनो, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी, यहीं से मैं रिटर्न्स की बात करनी चालू करने वाला हूं। हालांकि इसकी बात अभी आगे बहुत जगहों पर होगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में भी मैं जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी की बात करूंगा। तो रिटर्न्स चैप्टर पे तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए जीएसटीआर 1 क्या होता है और जीएसटीआर 3 क्या होता है। मुझे आप सबसे एक जवाब चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटीआर 1 के अंदर अपनी आउटवर्ड सप्लाईज के रेस्पेक्ट में अभी जो फिलहाल फॉर्म बना पड़ा है, किसका? जीएसटीआर 1 का और जीएसटीआर 3 का, जो एट प्रेजेंट जीएसटीआर 1 और 3 का जो फॉर्मेट है, जो ऑनलाइन आप फिल करके चलते हो, उसके अंदर कोई भी सेपरेट फील्ड या सेपरेट कॉलम नहीं है जहां पर 9(5) के रेस्पेक्ट में सप्लाईज दिखाई जा सके। तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपने जीएसटीआर 1 के अंदर इसे B2C के अंदर आउटवर्ड सप्लाई, खुद की आउटवर्ड सप्लाई दिखाकर चलेगा भाई। और जब आप खुद की आउटवर्ड सप्लाई दिखाओगे तो लॉ के हिसाब से कहीं ना कहीं अगर ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, आप इसे अपने जीएसटीआर 1 में दिखा रहे हो, जीएसटीआर 3 के अंदर आप इस पर टैक्स पे करके चल रहे हो, तो भैया ये तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो गया। देन इट इज योर एग्रीगेट टर्नओवर। हाउ कैन यू से कि भैया एग्रीगेट टर्नओवर तो उसी का रहेगा, रेस्टोरेंट वाले का। हाँ, टैक्स इससे पे करवा रहे, अरे यार रिटर्न के अंदर तो तुम फिर गलत तरीके से रिपोर्टिंग करवा रहे हो। रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट इज नीड टू बी एज पर द लॉ,
when you are saying that the aggregate turnover is of the restaurant, not of the electronic commerce operator, then why the electronic commerce operator is reporting it as its own supplies while filing the GSTR? And this is the amendment required. And this is the amendment required in the format of GSTR1 and format of GSTR3B due to 9(5). क्योंकि आप खुद सोचो कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे कर रहा है और ये उसकी खुद की सप्लाई नहीं है, तो एक सेपरेट कॉलम होना चाहिए GSTR1 के अंदर भी और 3B के अंदर भी। GSTR1 के अंदर एक कॉलम होना चाहिए कि भैया ये वो सप्लाईज हैं जो 9(5) वाली सप्लाईज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी और रेस्टोरेंट वाले के लिए भी। तो रेस्टोरेंट वाला जब अपना रिटर्न भरेगा तो अपनी आउटवर्ड सप्लाई, नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाई के लिए उसके पास में अलग कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने डायरेक्ट 5 लाख का माल बेचा तो 5 लाख वो इधर डालेगा और 5 लाख वो यहां डालेगा बचा हुआ। अगर 10 लाख का टोटल माल बेचा है जिसमें से 5 लाख का माल उसने डायरेक्ट बेचा, 5 लाख का माल उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचा, तो जो बचा हुआ 5 लाख है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए बेचा, उसके लिए एक अलग से कॉलम होना चाहिए, एक अलग से फील्ड होना चाहिए रिटर्न के अंदर, रिटर्न फाइल करते वक्त GSTR1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फाइल करते वक्त, ताकि क्रॉस चेक हो सके कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने भी इस रेस्टोरेंट का 5 लाख दिखाया है क्या। तो ये मैच हो जाएगा आपस में कि हाँ रेस्टोरेंट भी बोल रहा है कि हमने 5 लाख का बेचा और हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भी 5 लाख का ही दिखा रहा है। कि ये 9(5) पे हम जो टैक्स देंगे ना 3B के अंदर, ये 9(5) वो वाला है जो हमने किसी और का गुड्स हमारे थ्रू सप्लाई करा, ये हमारी खुद की सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई है रेस्टोरेंट की जो हमारे थ्रू है। तो एक कॉलम होना चाहिए 9(5) का जिसे यूज किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा भी और रेस्टोरेंट के द्वारा भी। और बिल्कुल इसी तरह से जब आप GSTR3B फाइल करोगे तो 3B के अंदर भी एक कॉलम होना चाहिए कि टैक्स पेड अंडर 9(5), यानी कि ये जो GSTR1 में सप्लाईज दिखाई थी इनके रेस्पेक्ट में जो टैक्स ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए ना 3B के अंदर, वो 9(5) वाले कॉलम में होना चाहिए। इससे होगा ये कि 9(5) वाले कॉलम में जो टैक्स होगा ना वो क्लियर कट शो करेगा इस चीज को कि हाँ ये टैक्स 9(5) वाला टैक्स है, ये मेरे खुद का टैक्स नहीं है, यानी मेरी खुद की आउटवर्ड सप्लाईज पे किया गया टैक्स नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह से जब यहां पर ये बंदा पे करेगा टैक्स तो ये दिखाएगा कि 9(5) के तहत मैंने इतनी सप्लाईज करी थी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनना चाहिए। यानी ये जो 5 लाख दिखाया था इसने, ये जो 5 लाख इसने दिखाया था माय डियर फ्रेंड्स, उस 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे ऑलरेडी टैक्स कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर दे रहा है। दिस इज द परफेक्ट मैचिंग ऑफ फिगर्स इन GSTR1 एंड GSTR3B अगर फॉर्म को इस तरह से अमेंड किया जाता है। और मैं बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि आने वाले टाइम में इस तरह से फॉर्म आपका अमेंड हो जाएगा। इस तरीके का प्रेस नोट GSTN यानी कि जो नेटवर्क है जो GST पोर्टल बनाता है उनकी तरफ से इस तरीके की बात आ चुकी है। API जो सॉफ्टवेयर कंपनीज को इशू किया जाता है उसके अंदर कुछ इस तरीके का बोला गया है कि आने वाले टाइम में बिल्कुल इसी तरह से रिपोर्टिंग होकर चलेगी एंड दिस इज द परफेक्ट वे टू रिपोर्ट। आप खुद मुझे बताइए ना कि क्या ये सही नहीं है? इस तरह का होना चाहिए ना कि 9(5) का एक अलग से कॉलम हो, एक अलग से फील्ड हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी दिखाने में आसानी होगी कि हाँ भैया जी इतना मैंने 9(5) वाला जो है वो सप्लाई किया है मेरे थ्रू, 9(5) वाला यानी जो 9(5) में नोटिफाई है। उसके अलावा पे मैं अपना TCS कलेक्ट कर रहा हूं और उसके अलावा पे वो मेरी खुद की आउटवर्ड सप्लाईज है। तो देखो बाइफर्केशन कितना अच्छा हो गया। एक वो GSTR1 में सप्लाईज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद दे रहा है, जो सर्विस खुद दे रहा है, जिस सर्विस पे वो कमीशन चार्ज कर रहा है, उस कमीशन पे GST लग रहा है। एक वो ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन जो अदर देन 9(5) वाली सप्लाईज है, जो अदर देन 9(5) वाली सप्लाईज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जा रही है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है, वो भी किसी और का एग्रीगेट टर्नओवर है, बट वो उसके थ्रू दिया जा रहा है, बट वो 9(5) में कवर नहीं होता, उसके ऊपर TCS कलेक्ट करना है। और फिर आता है थर्ड नंबर पे 9(5) वाली सप्लाई जो किसके थ्रू दी जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जा रही है, जो 9(5) उसका अलग से कॉलम होना चाहिए। तो तीनों के अलग अलग कॉलम होंगे तो बताने में बहुत ही आसान होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी और उस रेस्टोरेंट को भी या फिर किसी भी अदर सप्लायर को जो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाईज दे रहा है। और मैचिंग बिल्कुल प्रॉपर हो पाएगी GSTR1 ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एंड द सप्लायर प्लस GSTR1 एंड GSTR3B इंडिविजुअली ऑफ द सप्लायर एंड इंडिविजुअली ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। क्योंकि जो आप GSTR1 में दिखाओगे, अगर रेस्टोरेंट बोलेगा कि भैया जी मैंने तो अपने GSTR1 में 5 लाख दिखाया था, मैंने तो अपने GSTR1 में 5 लाख दिखाया था रिटर्न भरते वक्त, कितना दिखाया था? 5 लाख 9(5) वाले कॉलम में। तो ऑटोमेटिकली जब आपका GSTR3B जनरेट होगा तो उसमें 9(5) में क्या आएगा? जीरो टैक्स आएगा। इतने पे आपको टैक्स का पेमेंट करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ गए ये 9(5) वाला है, इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करके चलेगा, तो उसके 9(5) में ऑटोमेटिकली वो चीज ऑटो पॉपुलेट हो जानी चाहिए। किसके 9(5) में? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के 9(5) में, क्योंकि इस पे टैक्स उसको पे करना है।
आई होप अब आपको ये मामला समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आ जाते हैं सर्कुलर के ऊपर। तो शुरुआत कहां से हुई थी, एग्रीगेट टर्नओवर किसका है, तो भैया एग्रीगेट टर्नओवर तो ये रेस्टोरेंट का ही रहेगा, क्योंकि अगर ऐसे एग्रीगेट टर्नओवर तुम हर को किसका बना दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का बना दोगे, तो दिक्कत ये हो जाएगी साहब कि जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेच रहे हैं, अब सोचो आप जो स्विगी, आपका जो जोमेटो है, अब स्विगी जोमेटो के थ्रू तो थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स आर देयर जो स्विगी और जोमेटो के थ्रू अपनी रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं। थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट, थाउजेंड्स ऑफ होटल्स आर देयर जो अपनी सर्विसेज किसके थ्रू देते हैं, बोलो, जोमेटो के थ्रू या स्विगी के थ्रू देते हैं। तो ये सारा का सारा टर्नओवर अगर मैं जोमेटो और स्विगी में ऐड कर दूंगा तो सोचो इनका टर्नओवर कहां पहुंच जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि आप किसी और का एग्रीगेट टर्नओवर किसी और का बना दो, दिस इज टोटली रॉन्ग। बोलो हाँ के ना, हाँ जी सर, वही बात यहां पर क्लैरिफाई भी की गई, आप एक बार के लिए इसको पढ़ के चल सकते हैं। अब आपके पास आता है पॉइंट नंबर 5, क्या बोलता है, कैन दी सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बी रिकॉर्डेड एज इनवर्ट सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, द आंसर इज नो। भैया यहां प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे डील हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि पहले मैंने उससे बेचा और फिर उसने आगे बेचा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं बेचा, मैंने इसके थ्रू बेचा, मैंने उसके नाम पर अपनी इनवॉइस इशू नहीं करी, मैं तो अपनी इनवॉइस डायरेक्ट कस्टमर के नाम पे ही इशू कर रहा हूं। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वो इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जनरेट हो रही है और उस पर जीएसटी चार्ज हो रहा है, किसके, जीएसटी से, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के जीएसटी से, और उस पर जीएसटी चार्ज करके चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। बोलो हाँ के ना, हाँ जी सर। तो ये कहना कि पहले मैंने बेचा और फिर इसने आगे बेचा, ये बिल्कुल गलत है, वही चीज यहां पर बोली हुई है, नो 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 नो। अगला सवाल आप सभी के सामने आ रहा है, वुड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बी लायबल टू रिवर्स प्रोपोर्शनल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन हिज इनपुट गुड्स। ओ भाई नहीं, एक बात को समझो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ऐसी आगे एग्जेम्प्ट सप्लाई थोड़ी कर रहा है। देखो इधर जो अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूं। होता यह है कि जो आपका रेस्टोरेंट है ना, इसके ऊपर आगे 5% का रेट प्रिस्क्राइब्ड है और पीछे से आईटीसी ब्लॉक्ड है। आईटीसी ब्लॉक्ड है मतलब कि आप आईटीसी नहीं ले सकते, आगे आपको 5% चार्ज करना है और पीछे से आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसा सिस्टम बना रखा है रेस्टोरेंट सर्विस के केस में। हालांकि रेट नोटिफिकेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट के केस में क्या होता है। रेस्टोरेंट के केस में 5% का रेट प्रिस्क्राइब्ड है और आईटीसी पीछे से ब्लॉक्ड है, यानी आईटीसी नहीं ले सकते, आगे 5% ही टैक्स में करना पड़ेगा। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या, होगा ये कि ऐसी सिचुएशन में सवाल उठेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे कर रहा है, वो 5% वाला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे कर रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को पीछे से आईटीसी ब्लॉक करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। कहा ना, भले ही वो बेचारा टैक्स पे कर रहा है, बट ही इज नॉट द एक्चुअल सप्लायर, ही इज नॉट द रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, ही इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। भैया अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है तो उससे क्यों तुम आईटीसी रिवर्स करवा रहे हो? ऐसा ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड देयर ओन सर्विसेज एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड एन इंटरमीडियरी फॉर विच इट वुड रिक्वायर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अवेल आईटीसी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर चार्जेस कमीशन फी चार्ज करता है, उस पर जीएसटी लगता है, वो सारी बातें यहाँ पर हो रखी है और उसके लिए वो अपना आईटीसी यूटिलाइज करता है। द सिचुएशन इन दिस रिगार्ड रिमेन्स अनचेंज्ड। भैया जी इसके बावजूद, ये रेस्टोरेंट सर्विसेज नोटिफाई करने के बावजूद जो सिचुएशन है वो अनचेंज्ड ही रहेगी। द सिचुएशन इन दिस रिगार्ड रिमेन्स अनचेंज्ड इवन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वुड बी एलिजिबल टू आईटीसी एज बिफोर। जैसे पहले उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा मिलता था, अभी भी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा ही मिलेगा। इट मे बी नोटेड दैट ऑन रेस्टोरेंट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे द एंटायर जीएसटी लायबिलिटी इन कैश। No ITC would be utilized for payment of GST in restaurant service supplied through electronic commerce operator। इसको समझने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। देखो दोस्त, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुझे बताओ कि आपने क्या करा, आपने कस्टमर से, देखो ये है रेस्टोरेंट, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इसके थ्रू मैंने कस्टमर को माल बेचा। हाँ, इसने टैक्स कलेक्ट करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने टैक्स कलेक्ट करा और ये टैक्स का पेमेंट ये गवर्नमेंट को कर रहा है। बात को समझना, बिल्कुल सही है सर। ये यहां पर जो है वो प्राइस प्लस जीएसटी, प्राइस प्लस जीएसटी यहां पर कलेक्ट कर लिया जाता है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, और फिर जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। तो हमने ये बोला, पार्लियामेंट ने ये बोला, लॉ मेकर्स ने ये बोला कि भाई जो जीएसटी आप आगे से ले रहे हो वही जीएसटी तो आप आगे दे रहे हो, जो जीएसटी आप आगे से ले रहे हो वही जीएसटी तो आप आगे दे रहे हो। तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का क्या यूज है? अगर आपने बंदे से 100 रुपए चार्ज करे तो आप 100 रुपए कैश में आपके पास आए, आप कैश में पे कर दो। आपके पास जीएसटी का अमाउंट ऊपर से आया,
आपने उसे ऊपर के ऊपर पे कर देना है, दैट्स इट। इसलिए यहां पर बोला कि ऐसे टैक्स का पेमेंट करने के लिए आप अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे, आउटपुट टैक्स सेक्शन नंबर 49 सबसेक्शन नंबर 5 बोलता है कि आउटपुट टैक्स के इस्तेमाल मतलब के पेमेंट के इस्तेमाल में आईटीसी हो सकता है। क्या बोला मैंने बोला कि अगर आपका आउटपुट टैक्स है, कौन सा टैक्स है? आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि आईटीसी का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर मुझे पेमेंट करना हो किसका? आउटपुट टैक्स का। आउटपुट टैक्स की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो वहां पर 9(3) को बाहर निकाला हुआ है, यानी कि जो रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज को बाहर निकाला कि जो रिवर्स चार्ज में आप टैक्स पे करते हो वो आउटपुट टैक्स नहीं होता, उसके अलावा सब कुछ आपका आउटपुट टैक्स है। सवाल उठता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सवाल उठता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर 9(5) के अंदर टैक्स पे कर रहा है, क्या वो आउटपुट टैक्स है? द आंसर इज नो, वो आउटपुट टैक्स नहीं है, बिकॉज वो उसकी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि जो टर्नओवर काउंट होगा, अभी मैंने आपको एक ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया भाई कि जो टर्नओवर काउंट होगा वो रेस्टोरेंट का काउंट होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का काउंट होगा? वो रेस्टोरेंट का काउंट होगा। जो आउटवर्ड सप्लाई है, जो रेस्टोरेंट सर्विस है, वो किसकी है? वो रेस्टोरेंट सर्विस रेस्टोरेंट वाले की है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की नहीं है। भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रेस्टोरेंट सर्विस नहीं दे रहा, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रेस्टोरेंट सर्विस नहीं दे रहा तो उस पे होने वाला टैक्स, उस पे बनने वाला टैक्स उसका आउटपुट टैक्स नहीं है। और क्योंकि वो उसका आउटपुट टैक्स नहीं है तो इसलिए उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इतनी सी बात आपको समझनी है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल है, जो आईटीसी का इस्तेमाल है, सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट ही किया जा सकता है। इसलिए आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो जो आरसीएम में हम टैक्स पे करते हैं वो कैश लेजर से ही पे करते हैं। आरसीएम वाला टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट से नहीं पे किया जा सकता। वो यही रीजन है क्योंकि आरसीएम वाला टैक्स आउटपुट टैक्स नहीं है। आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन वहां सेटिस्फाई नहीं हो पाती और यहां पर भी आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती क्योंकि आउटपुट टैक्स का मतलब होता है टैक्स पेबल ऑन योर आउटवर्ड सप्लाईज। और क्योंकि यहां पर रेस्टोरेंट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में क्या यूज नहीं कर सकता? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट यूज नहीं कर सकता, आईटीसी यूज नहीं कर सकता। इसे ये पैसा कैश में ही पे करना पड़ेगा, इसे ये पैसा कैश में ही पे करना पड़ेगा। उसके पीछे लॉजिक दिया ना मैंने आपको कि भाई जब पीछे से 100 रुपए कैश में आ रहा है तेरे पास, यानी कि वो एक्चुअल में पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है लेकिन पैसा तो तेरे पास जीएसटी का अलग से आ रहा है, तो जितना भी पैसा तूने कस्टमर से अलग से कलेक्ट करा वो तू अलग से हमको पे कर दे। क्रेडिट का यूज क्या करना? कैश में पे, कैश में आया कैश में दे दे। मैंने आपको 100 रुपए दिया, आप आगे गवर्नमेंट को 100 रुपए दे दो, दैट्स इट। एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7। कैन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यूटिलाइज इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे टैक्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर? द आंसर इज नो, क्योंकि वहां तो आईटीसी वैसे भी ब्लॉक्ड है। स्टेटेड अबव द लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। भैया जब टैक्स का पेमेंट ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कर रहा है तो फिर क्या वो उसमें इनपुट टैक्स रेट का इस्तेमाल किया जा सकता है? कैन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यूज? तो एक काम करो, तुम 6 और 7 को एक साथ रीड कर सकते हो। यू कैन रीड पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7 टुगेदर। तो ये पॉइंट नंबर 6 तुम्हारा और ये पॉइंट नंबर 7 एक साथ रीड कर लो। वो एक ही बात बोल रहा है, एक ही रिस्पेक्ट में बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को लेकर। तो यूज किया जा सकता है, आंसर इज नो। ऊपर बोल रहा है कि क्या आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? ना तो रिवर्स करना पड़ेगा और ना ही तुम उसका यूज कर सकते हो। तो जब यूज ही नहीं कर सकते तो रिवर्स क्या करोगे? वुड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बी टैक्स्ड एट 5% विदाउट आईटीसी? क्या बोला? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बी टैक्स्ड एट 5%। भैया वो तो टैक्स उस रेट से होगा ना जो रेट एप्लीकेबल है। अदर देन रेस्टोरेंट यहां लिखा हुआ है, अदर देन रेस्टोरेंट। तो अदर देन रेस्टोरेंट अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर सप्लाई कर रहे हो तो वो तो उसी रेट से टैक्स होगा जिस रेट से उस पर एप्लीकेबिलिटी आ रही है। तो क्योंकि यहां पर मैंने बताया रेस्टोरेंट सर्विस 5% में कवर होती है, अदर सर्विसेज या अदर गुड्स थोड़ी ना जरूरी है 5% में ही कवर होंगे। अदर गुड्स या अदर सर्विसेज जरूरी नहीं है कि 5% में कवर होंगे। तो लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन सर्विसेज नोटिफाइड 9(5). Besides the services, other supplies made on his own account. On any supply that is not notified under 9(5) that is supplied by a person through electronic commerce operator, the electronic commerce operator, the liability to pay GST continues on such supplier. And ऐसे पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कंटिन्यू टू पे टीसीएस। वही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि भैया एक नहीं 3 कैटेगरी है। बात को समझने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी कौन सी? एक कैटेगरी ऑन सप्लाई। ऑन सप्लाई, ऑन सप्लाई मतलब कि जो खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। दूसरी सप्लाईज जो अदर देन 9(5) है,
जो आपके पास में अदर देन 95 है, और तीसरी सप्लाईज 95 है। अब देखो 95 के रेस्पेक्ट में टैक्स पे करना है किसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर तो टैक्स का पेमेंट सप्लायर ही करके चलेगा। किस केस में? अदर देन 95। अदर देन 95 के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे नहीं करना है, यहां तो उसे टीसीएस कलेक्ट करना है, यहां तो उसे टीसीएस कलेक्ट करना है। उसके रेस्पेक्ट में तो पेमेंट कौन करके चलेगा? सप्लायर खुद करके चलेगा। बस वही बात यहां पर समझाई हुई है। पॉइंट नंबर 9, विद रेस्टोरेंट सर्विस and goods or services other than restaurant service sold by a restaurant to a customer under the same order be billed differently। हाँ जी साहब, ऐसे केसेस के अंदर वो क्वेश्चन पूछ रहा है who shall be liable for raising invoices in such cases। तो भैया यहाँ पर सेपरेट इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट सर्विस का अदर और उसके अलावा अगर बोल ये रहा है कि रेस्टोरेंट सर्विस के साथ साथ अगर अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस भी दे दी जाती है, बिल्ड कंबाइंडली मतलब एक साथ दे दी जाती है, तो क्या उसके रेस्पेक्ट में इनवॉइस एक ही बनेगा कि अलग अलग दोस्त अलग अलग इनवॉइस बनेंगे? एक इनवॉइस बनेगा रेस्टोरेंट सर्विस का, दूसरा अदर देन वाले पर तो बंदा जो सप्लायर है वही टैक्स पे करके चलेगा, और रेस्टोरेंट वाले पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करके चलेगा। ऐसा ही यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। Considering that liability to pay GST on supplies other than restaurant service through electronic commerce operator and compliances under this act, including issuance of invoice, continue to lie with the respective supplier। भैया उसी को तो करना है ना, ये देखो यहां पर तो सप्लायर को ही करना है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को करना है। इट इज एडवाइजेबल दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रेजेस सेपरेट बिल ऑन रेस्टोरेंट सर्विस इन सच केसेस वेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड अदर सप्लाईज थ्रू अ कस्टमर अंडर द सेम ऑर्डर। भैया ऑर्डर एक ही आया है, लेकिन इनवॉइस आपको सेपरेट बनाना पड़ेगा ताकि आप रेस्टोरेंट पे अलग से टैक्स का पेमेंट करवा सकें। Who will issue invoice in respect of restaurant service supplied through electronic commerce operator, whether by the restaurant or by the electronic commerce operator। तो भैया अभी मैंने बताया इनवॉइस तो उसी को इशू करना पड़ेगा जिसको टैक्स कलेक्ट करना है, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स कलेक्ट करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही यहाँ पर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू 95 विल बी इशूड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। भैया जीएसटी नहीं उसका डल रहा है यार, तुम क्या बात कर रहे हो? क्लैरिफिकेशन में बी इशूड एज रिगार्ड रिपोर्टिंग ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज वैल्यू एंड टैक्स लायबिलिटी एक्सेट्रा इन जीएसटी रिटर्न। दोस्त ये आप पढ़ो, और जो मैंने अभी अभी आपको यहां समझाया पूरा का पूरा कि जीएसटी रिटर्न में कैसे दिखाना है, कैसे दिखाना एप्रोप्रिएट होगा, क्या सही तरीका होगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आने वाले टाइम में जो फॉर्म है जीएसटीआर 1 का और जीएसटीआर 3B का वो एप्रोप्रिएटली अमेंड होना चाहिए, और 95 का अलग से कॉलम और अलग से फील्ड होना चाहिए। फॉर द टाइम ये बहुत गलत करवा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया जी जो सप्लायर है वो तो अपनी एग्जाम्प्ट सप्लाई में दिखा दे और वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई में दिखा के टैक्स पे कर दे। तो एग्जाम्प्ट जब सप्लाई है ही नहीं तो एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में दिखाना क्या सही है? द आंसर इज नो। तो अभी तो ये काम चलाने के लिए इन्होंने यहाँ पर सर्कुलर के थ्रू, मैंने कहा था कि ये सर्कुलर अभी भी कुछ गलत बात बता रहा है और वो फ्यूचर में अमेंड होगी। वो यही बात थी कि अभी ये कुछ गलत बात बोल रहा है कि आप एग्जाम्प्ट वाली सप्लाई में दिखा दो। तो ऐसे कैसे दिखा दो साहब एग्जाम्प्ट वाली सप्लाई में, जब ये एग्जाम्प्ट वाली सप्लाई है ही नहीं, जब इस पर टैक्स पे हो रहा है। तो ये जो बताया इन्होंने टेबल 7A का 1 और टेबल 4A वाली बात ऑफ जीएसटीआर 1, और फिर उसके लिए रेस्टोरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को बोला कि वो अपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में अकॉर्डिंगली से एडजस्ट करेगा, तो वो गलत चीज है, ये आप देख सकते हैं। या तो जो अमेंडमेंट था वो मैंने आप पर आपका पूरा कवर कर दिया। रेस्टोरेंट सर्विसेज आर नाउ कवर्ड अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, और उसके ऊपर जो सर्कुलर था वो सर्कुलर भी हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया।